थ्रोस, स्प्रिंट्स, जंप, कॉम्बैट स्पोर्ट्स यानी जितने भी स्पोर्ट्स जहाँ पे 1 to 1 फाइटिंग होती है, कॉम्बैट, जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। वेट क्लास स्पोर्ट्स हैं, जितने भी वेट क्लास होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, ये सारे कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं है, ये वेट क्लास स्पोर्ट्स। तो जितने भी हैं ये सारे को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। पावर स्पोर्ट्स, जहाँ पावर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंड्योरेंस के मुकाबले में, एंड इस स्पोर्ट्स को ऑन एन एवरेज जो एनर्जी जो चाहिए होती है वो 4500 कैलोरीज से लेकर 6000 कैलोरीज तक जरूरत पड़ती है हर दिन की। जब मैं 4500 to 6000 कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे एथलीट्स होंगे जिसका कम जरूरत होगी। कुछ एथलीट्स होते हैं जिनका 4500 कैलोरी से भी कम जरूरत होगी, एंड कुछ एथलीट्स जो है वो 6000 कैलोरी से भी ज्यादा जरूरत होगी। कुछ एथलीट्स आपने सुना होगा, स्विमिंग में माइकल फेल्प्स एक दिन में 12000 कैलोरी खाते हैं, राइट? सो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट हम एक एवरेज दे रहे हैं ताकि आपको पता चले हाँ ये स्पोर्ट है तो इतना तो लगभग ऑन एन एवरेज चाहिए। नेक्स्ट है नॉन पावर स्पोर्ट्स। नॉन पावर स्पोर्ट्स में फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज इंटरमिटेंट स्पोर्ट्स एंड स्किल स्पोर्ट्स। नॉन पावर स्पोर्ट्स में रिपीट करिए, नॉन पावर स्पोर्ट्स में दो क्लासेस अगेन है, एक है इंटरमिटेंट एंड स्किल। इंटरमिटेंट स्पोर्ट्स यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट स्पोर्ट्स हैं एंड टीम स्पोर्ट्स हैं। ये सारी स्पोर्ट्स हैं जो रिक्वायरमेंट एनर्जी जो होती है वो 3000 कैलोरीज से लेके 4500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ऑन एन एवरेज होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 3000 से नीचे की जरूरत नहीं हो या 4500 से ज्यादा जरूरत नहीं है, तो एक एवरेज होगा। वैसे ही स्किल स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल आर्चरी है, शूटिंग है, पूरे दिन लगातार खड़े रहते हैं, पावर की रिक्वायरमेंट होती है आर्चरी स्पोर्ट्स में, जहाँ पे उनको पाउंडेज खींचना होता है। जितना ज्यादा पाउंडेज खींच पा रहे हैं उतना ज्यादा प्रिसिशन। शूटिंग जैसा स्पोर्ट है जहाँ पे उनको बस खड़े होनी है एंड शूट करना है, माइंड गेम स्पोर्ट है। सो ऐसे स्पोर्ट्स में 2500 से लेके 3500 हो सकती है, बट जनरली 3500 से ज्यादा इस स्पोर्ट्स में नहीं होती है मेजॉरिटी। एंड ये भी जब उनकी स्पोर्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी भी इंक्लूडेड हो। अगर कोई आर्चरी या शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स में खिलाड़ी खेल रहे हैं एंड उनकी स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियोस कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, उनका रिक्वायरमेंट भी मोस्टली 3500 से ज्यादा नहीं चलता है। 2500 से नीचे अधिकतर जा सकता है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 2500 to 3500 kilocalories. What we are trying to learn, understand from this particular slide is that irrespective of the kind of sport, it could be any sport for that matter. First we said we classified sports into two major classifications. One is power sports and the non-power sports. Non-power sports, for ease of understanding, we are bringing it down to two more classifications, which is intermittent sports and skill-based sports. Power sports, for example, could be throws, sprints, any kind of a sprint. It could be swimming sprint, or it could be a cycling sprint, or it could be a running sprint. Right? Any kind of a sprint, jumps. Combat sports. Combat sports are sports where one opponent fights directly and with the other, where a weight restriction is required. Or sports such as weightlifting, there is no combat, but there is a weight restriction. All these sports require a lot of power, and they do, however, require endurance, but the amount of power performs the endurance that is required for the athlete. So therefore, these sports majorly the kind of activity they have for training and competition primarily classified under power sports. Their requirement is between 4500 calories to 6000 kilocalories for any given day. It's an average figure. This could be far lesser than 4500 calories to far higher than 6000 calories. One example that I had cited when I was speaking in Hindi was about Michael Phelps, whose daily energy expenditure was roughly about 12,000 kilocalories, and therefore his
daily requirement was about 12,000 calories per day, his consumption. He had to consume 12,000 calories diet every day. Right? He was a swimmer, but still he required so much because that was basically because of the type of training that he was doing, the type of load that he was undergoing. Similarly, we said under non-power sports, we again broadly classified them into intermittent sports and skill sports. Examples for intermittent sports are all team sports and all racket sports. Right? Team sports are hockey, volleyball, football, throwball, whatever. The value between requirement averages between 3,000 calories to 4,500 calories. And for skill sports such as archery and shooting, where there is an inclusion of physical activity also, the value is between 2,500 to 3,500 calories. But usually the calorie requirement working with shooters currently now, I've seen their calorie requirement is far lesser, averaging at around 2,500 calories. There is nothing big or small, it is just the requirement that is required because of the training load or the energy that is expended during an activity. That is all. Right? So for energy, when should we get the energy? The energy must be met from food alone. That's the only way that you can get energy. That's the only source for the body to use energy, right? So, carbohydrate for any athlete should be considered as the ideal fuel source. This is for all sports where carbohydrate is the most preferred source of energy. Therefore, carbohydrate is a key nutrient, a very important nutrient for athletes. Generally, what happens when an athlete is training, whatever is available in the body, carbohydrate is stored as glycogen in the muscle and in the liver. Okay, I repeat, carbohydrate, whatever we eat from the food, is stored in the body as glycogen first in the muscle and then in the liver, and excess carbohydrate is stored as fat. For athletes, what happens is the muscle glycogen is first utilized, then the liver glycogen is later utilized. Okay, so as any athlete trains, depending on the training, and the reserves in the body, the glycogen invariably gets depleted. Matlab, it gets utilized. For example, you have a vehicle. The car either runs on a petrol, diesel, CNG, electric, whatever be the fuel source. After you travel for certain kilometers, say 10 kilometers, 100 kilometers, the fuel tank will slowly start reducing if you don't refill it. Correct? Similarly, the body's fuel source also will start reducing unless we refill it. So if we don't refill the body with carbohydrates, what happens is there will be fatigue, you will feel drained, you will feel lethargic, and there will be drop in the performance. Right? And how much of carbohydrate is required by the body will depend on the intensity, duration, and timing of the training that you do on a day-to-day basis. Therefore, what is important is that you consume carbohydrate in every meal, say breakfast, lunch, dinner, right? And what kind of a carbohydrate that you should consume will depend on where you want to eat. For example, if you want to consume during training, then it must be preferably a simple carbohydrate. And if it is prior, like breakfast, then it must be a complex carbohydrate. Right, way ahead of the training, if you eat, it must be a complex carbohydrate. Depends on where you want to fuel the body. At what point of time you want to fuel the body, it depends whether it is a simple carbohydrate or a complex carbohydrate. Examples for simple carbohydrates are sugars, jaggery, honey, breads. All these are simple carbohydrates. Simple understanding for simple carbohydrate means that which does not have fiber and that which is easily digestible. For example, fruits which do not have fiber. Therefore, those can be considered
simple carbohydrates. Like for example, fruit is slightly complex carbohydrate compared to fruit juice because fruit juice doesn't have fiber, correct? And all those like pulses. So for what we thought is pulses, for example, dal is a protein source, but dal is also a carbohydrate source. Dal, atta, not maida, atta, fruits, vegetables, all these are complex carbohydrates. इस स्लाइड में हमने ये समझने की कोशिश करी कि कोई भी खिलाड़ी के लिए एनर्जी चाहिए, ये तो है ही, बट ये एनर्जी कहाँ से आनी चाहिए? ये एनर्जी आनी चाहिए फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। हमारा शरीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पसंद करती है एनर्जी के लिए, तो उसको क्या देना चाहिए? वही देनी चाहिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है बट उसको आप इलेक्ट्रिक चार्ज देना चाह रहे हो, क्या वो चल पाएगी ठीक से? या आप उसमें सीएनजी भरना चाहते हो, इज दैट पॉसिबल? नहीं। पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल सकते हैं बट एक बहुत कम समय में खराब हो जाएगा। सिमिलरली शरीर को क्या चाहिए होगी? फ्यूल सोर्स चाहिए होगी, और फ्यूल सोर्स जो होती है वो अच्छे से चलने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं क्या होता है, जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट रहती है एंड ये रहती है ग्लाइकोजन के नाम से, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाएंगे वो ग्लाइकोजन के नाम से स्टोर होती है, पहले हमारे मसल में, उसके बाद हमारे लिवर में। और जरूरत से ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट लेने की कोशिश करते हैं, ये स्टोरेज एक हद तक ही स्टोर होती है, उसके बाद जितना भी होती है वो पूरा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम जितना चाहिए उतना ही खाते हैं तो फैट नहीं बनती, बट अगर हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो क्या हो जाएगा? फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रेनिंग में हमें जितना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जितना है उतना ही खाना चाहिए, बट खाना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ट्रेनिंग करते हैं क्या होगा, मसल में और लिवर में जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है यानी ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो सारा खर्च हो जाएगा। अगर हम उसको वापस नहीं भरते हैं, जैसे हमने पेट्रोल भर के चला दिया, 100 किलोमीटर चला दिया गाड़ी को, है ना, उसके बाद कम पड़ जाती है, जब वापस हम भरते हैं ना फ्यूल को, वैसे ही हमारा शरीर को अगर भरना चाहिए तो नहीं भरते हैं, फिर फ्यूल नहीं करते, वो भी टाइम पे क्या होगा? शुरू में थकान होगी, थकान से धीरे 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 करके आपका परफॉर्मेंस, शरीर तो खराब होगा ही होगा, वो अलग बात है, परफॉर्मेंस पूरी तरह बिगड़ जाएगी। तो उसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, और कितना लेना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि क्या किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो एंड कब खाना चाहिए आपको। हर मील में, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में खाना चाहिए। किस तरह की कार्बोहाइड्रेट खानी चाहिए, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए ट्रेनिंग के दौरान, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए ट्रेनिंग से बहुत पहले या ट्रेनिंग के काफी टाइम के बाद, ताकि हमारा रिकवरी बनती रहे राइट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? चीनी, गुड़, शहद, बूरा, कार्ड, ये सारे चीजें सिंपल कार्ब्स हैं। बहुत आसान तरीके समझना है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। ये तरीका है कि जो खाना खाते ही, कोई भी चीज हम खाते हैं, तुरंत अगर हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एटीपी रिलीज करते हैं, इसको कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल हमने देख लिया, जिस खाने में फाइबर रहता है उसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जितना ज्यादा फाइबर उतना कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हमने ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है रिकवरी करने के लिए, फ्यूलिंग करने के लिए चाहिए, एंड ये चाहिए ट्रेनिंग लोड के ऊपर डिपेंड होती है। तो ट्रेनिंग लोड के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम ये कहना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो लोड के ऊपर यानी ड्यूरेशन इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर। तो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग है बिल्कुल, या स्किल बेस्ड ट्रेनिंग चल रहा है राइट, तो हमें 3 to 5 grams per kilo की चीज बॉडी। अगर मॉडरेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 5 to 7, हाई कर रहे हैं तो 6 to 10, वेरी हाई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 8 to 12 राइट। तो जितना जैसे
से हमारा requirement. What we have tried to understand in this particular slide is that we said the carbohydrate requirement is based on the training load, type, duration, and intensity. So, what is the recommendation? The international recommendation is the IOC has promoted this, saying that if there is a low intensity exercise or a very basic skill based training that is happening, the intensity is highly low, then the requirement of carbohydrate for a given day is about 3 to 5 grams per kg body. If the person is undergoing a moderate training session, the requirement is about 5 to 7 grams per kg body weight. For an endurance training program, which is about 3 hours, excluding warm-up and cool-down time, or a moderate to high-intensity exercise in a training session for about 3 hours, then the requirement is about 6 to 10 grams per kg body weight. Whereas in case of high-intensity trainings or high endurance trainings, the requirement is very high for carbohydrate, particularly for high endurance training, where the requirement is between 8 to 12 grams per kg body weight. Right. For example, if an athlete is weighing 50 calories, proportionately the carbohydrate also will increase. ओके अगर कोई भी खिलाड़ी 50 केजी है तो उनकी रिक्वायरमेंट उनके वजन के हिसाब से होगा. हर किसी इंसान की अपनी ट्रेनिंग लोड ही नहीं, अपनी खुद की वेट के हिसाब से कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए वो लेंगे. ठीक है. Let me stop and share the screen again if you are having issues. अब आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? अब अगर आपको स्क्रीन की इश्यूज है प्लीज मैसेज करते हैं ना. मैंने नेक्स्ट स्लाइड चला रही हूँ. हेलो. Can someone from Patiala help me to understand if the screen is visible? काफी लोगों को स्क्रीन. हेलो मैम. हाँ यस मैम. आपके स्क्रीन के ऊपर वो काला काला कुछ आ रहा है, वो एक बॉक्स बन रहा है ऊपर. ओके मैं बिना स्क्रीन शेयर करके अगर मैं दिखाऊं तो प्लीज मेरे को बताना कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं. ये वाला दिख रहा है. अभी ऐसे ऐसे करूंगी तो फिर से वो ब्लॉक्स आ रहे हैं. ब्लॉक्स आ रहे हैं? हाँ, सब ब्लॉक्स आ रहे हैं अभी भी. हाँ अभी वो सामने वाला चला गया पर साइड में दिखा रहा है. ओके मैं ऐसे चला दूं. ऐसे ही चला दूं. ऐसे चला दूं ना, बिकॉज अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो. अब ठीक है, थोड़ा सा बेटर. अब बेटर है. चलिए तो वो तो हमने देखे पूरा दिन का कितना रिक्वायरमेंट है. अब देखते हैं कि अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान 1 घंटा का ट्रेनिंग, 2 घंटा का ट्रेनिंग, 3 घंटे की ट्रेनिंग, तो कितने घंटे ट्रेनिंग करें. मैं वार्म अप कूल डाउन को इसमें इंक्लूड ही नहीं कर रही हूँ. ठीक है, याद रखिएगा वार्म अप और कूल डाउन इंक्लूडेड नहीं है. वार्म अप को छोड़ के अगर आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट कितनी चाहिए. पहले 1 घंटे के लिए अगर आप नोटिस करेंगे स्क्रीन पे, पहले 1 घंटे के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट की बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. एंड अगर उसके बाद भी आपका ट्रेनिंग चल रहा है, 1 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग है, याद रखिएगा
वार्म अप और कूल डाउन छोड़ दिया, ठीक है। 1 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच का ट्रेनिंग सेशन है। तो इस ट्रेनिंग सेशन के बीच में अगर है तो 1 घंटे के लिए सिर्फ 30 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट है। तो 30 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट का मतलब अगर आपको समझाना है तो लगभग 2 केले के बराबर। 1 केले में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है तो 2 केले के बराबर। 2 घंटे की ट्रेनिंग के लिए अगर पहला 1 घंटे के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, दूसरा घंटा जैसे शुरू होता है पूरे दूसरे घंटे में वो क्या कर सकते हैं, जैसे 1 घंटा खत्म हो गया तब 1 केला खा सकते हैं, बीच में एक और केला सकते हैं, विच इज इक्वल टू 30 ग्राम्स। 2 बनानास इक्वल टू 30 ग्राम्स, राइट। 2 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे सिर्फ लगातार। फॉर एग्जाम्पल एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं जो रोड साइकिलिंग कर रहे हैं या रेस वॉकिंग कर रहे हैं, लगातार रोड में है, ब्रेक नहीं होती है। तो ऐसे हालातों में उनका 1 घंटे के हिसाब से 60 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट चाहिए। फिर भी इससे ज्यादा कंटिन्यूअसली कर रहे हैं विदाउट ब्रेक, तब क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 90 ग्राम चाहिए। राइट। Still having problems with my slide? Yes मैम, अब बीच में आ रहा है वो ब्लॉक्स। मैं क्या आपको ये पीपीटी शेयर कर सकती हूँ? क्या आप अपने लेवल शेयर कर देंगे? क्योंकि मतलब अगर is that okay? ओके मैम। एक बस I'm sorry, मैं 1 सेकेंड लेना, मैं आपको शेयर कर दूँ। मैंने कर दिया है। इसको स्टेटस पर डालें, पहचान If you could share the slide now. चलिए, तब तक स्लाइड जब तक नहीं शेयर होगा तब तक ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो घंटा है उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो घंटा है उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन फाइनली हमें नेक्स्ट 3 घंटे से ज्यादा का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें 90 ग्राम्स पर kg पर आवर की कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कंपटीशन, ये तो ट्रेनिंग के टाइम पे हो गया कि कितना कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि हम कंपटीशन टाइम पे कैसे करना चाहिए। कंपटीशन के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको डिपेंड करेगा कि आपके ट्रेनिंग सेशंस के बीच की इवेंट के सेशन के बीच का टाइमिंग क्या है। फॉर एनी पर्सन हु इज so far what you have seen is what would be the carbohydrate requirement during training. Now let's see what would be the carbohydrate requirement during competition. So during competition, what happens is any individual will compete in more than one event in a given day, right? So in such a case, what happens is there is a quicker recovery that has to be adopted. So quicker recovery for every one after between 2 event time.
Between food event time, for example, the gap is 3 hours. For every hour in that, there must be 1 gram of carbohydrate per kg body weight that has to be taken. For example, अगर मान के चलते हैं कि कोई भी खिलाड़ी इवेंट कर रहे हैं 2 या 3 घंटे की गैप है, तो ये रिकवरी जल्दी करानी है इवेंट्स के बीच में कंपटीशन के दौरान, तो कार्बोहाइड्रेट जो रिक्वायरमेंट है वो 1 घंटे के हिसाब से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेनी शुरू। राइट, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है वो हर कोई कोच एथलीट सोचते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन ही है। प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन अकेला न्यूट्रिएंट नहीं है जो एक रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन किस किस के लिए चाहिए होगी? प्रोटीन चाहिए होगी फॉर रिपेयर, टिश्यू रिपेयर। कोई भी खिलाड़ी खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, शरीर टूटता है। शरीर जब टूटती है तो अंडरस्टूड है कि रिपेयर करना पड़ेगा। जब रिपेयर करना पड़ेगा तो किससे रिपेयर होती है? वो प्रोटीन से रिपेयर होती है। तो मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए एंड ऑल्सो चाहिए होगी फॉर रिपेयर। इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए चाहिए एंड रिकवरी के लिए चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रोटीन करेगी खिलाड़ी की लाइफ में। राइट, यस यस मैम, मैंने शेयर कर दिया है। अब शेयर नहीं आ रहा आपका ना, वो डाउनलोड का आपका पीसी का स्क्रीन आ रहा है। अच्छा, ओके, ये कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो टूटती है तो इसका मतलब है प्रोटीन चाहिए। राइट, मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए एंड रिकवरी के लिए। नाउ आई कैन सी द स्क्रीन, वी कैन गो टू आई थिंक डाउन द स्लाइड टू प्रोटीन। Move on to this slide. Slide number 9. this slide, ma'am. Next slide, ma. Next slide. Next slide. Next. Next. हाँ. 1 minute. This ओके, slide. अगर हाँ दिस स्लाइड करेक्ट। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये प्रोटीन चाहिए खिलाड़ी के लिए, तो ये प्रोटीन कहाँ से आएगी? खाने से आना चाहिए। तो प्रोटीन जो है वो डाइट से आनी चाहिए एंड सोर्सेस अगर आप देख रहे हैं तो आपके स्क्रीन पे फर्स्ट 10 सोर्सेस, मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से फर्स्ट बढ़िया 10 सोर्सेस हैं ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट लिस्ट में आपका सोयाबीन है, लास्ट में आपका दूध है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ क्यों सोया फर्स्ट में है एंड दूध 10 में है। अगर हम 100 ग्राम सोया लेते हैं तो आपको 35% यानी 35% आपको प्रोटीन मिलती है 100 ग्राम से। वही 100 ग्राम अगर आप दूध पीते हैं आपको 3.5% ही मिलती है, यानी कि वो जो डिफरेंस है वो दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिश, चिकन, इसमें आपको 20-22% मिलेगी। पल्सेस में आपको 20 से लेके 25% प्रोटीन मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे लिस्ट आपके स्क्रीन पे है 1 to 10 सोर्सेज, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि प्रोटीन सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर नहीं क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ऑन द स्क्रीन यू फाइंड टॉप 10 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ऑन द फर्स्ट ऑफ द लिस्ट इज द सोया प्रोटीन। About 35% of the soya, 35% of protein is present in soya, whereas only 3.5% is present in milk. That is the reason it is ranked from 1 to
to 10. However, it is important to understand that protein source, when we say not only quantity, the quality of the protein source is also important, because the absorption will depend on multiple factors, and therefore those source, whether you are vegetarian or a non-vegetarian, you can choose any of these sources. Next slide please. So हमें कितना प्रोटीन चाहिए होगी? प्रोटीन चाहिए होगी कि हमारा कैसे किस तरह की ट्रेनिंग चल रहा है, राइट? सो अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं एक तरह का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं एक तरह का, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, तीन चीजें हमें प्रोटीन के बारे में याद रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। पहली चीज की, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहली चीज है कि ट्रेनिंग के तुरंत बाद प्रोटीन चाहिए, वो भी 20 to 40 ग्राम्स, एब्सोल्यूट डोज कहते हैं। आपका वजन जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोटीन ट्रेनिंग के तुरंत बाद 20 ग्राम्स है। 20 ग्राम प्रोटीन आप भले ही आप आधा लीटर दूध पी के कर सकते हैं, या आप 100 ग्राम चिकन खा के कर सकते हैं, या आप 120 ग्राम्स छोले खा के भी कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा कि आपको 20 ग्राम्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रोटीन चाहिए, ये इररेस्पेक्टिव, मतलब आपका वजन से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद जो है आपको प्रोटीन सिर्फ ट्रेनिंग के बाद नहीं, आपको ट्रेनिंग के पहले नहीं, ट्रेनिंग पूरे दिन की ट्रेनिंग में आपको स्प्रेड करना चाहिए। तो कितना प्रोटीन लेनी चाहिए कोई भी एथलीट? नेक्स्ट स्लाइड। और एवरेज अगर हम देखें, मिनिमम डोज होती है 1 मिनट। स्लाइड नंबर 10। मिनिमम जो चाहिए होती है वो 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी, ठीक है? एंड सिर्फ मसल मास बढ़ानी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके मसल मास बढ़ानी है, देन आपको 2 ग्राम्स चाहिए हो। मसल बिल्ड हो गया, उसको मेंटेन करनी है, तो आपको 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट की जरूरत पड़ेगी। एंड आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है, देन आपको 1.6 ग्राम के आसपास जरूरत पड़ेगी। एंड अगर वेट लॉस कर रहे हैं, देन आपको 2 ग्राम से ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। So how much of protein do we require? We have seen the top 10 sources of protein. The next is how much of protein is required. Two things that we have to remember is that protein, immediately after training, you would require somewhere between 30 to 40 grams, right? And also, the protein must be spread throughout the entire day in all your meals. So depending on the type of training and the goal in mind, the protein is spent between these ratios. For simple basic endurance training, the amount required is between 1.2 to 1.4 grams, but usually for endurance, high endurance training, it is kept at 1.6 grams per kg body weight. If the training goal is to increase muscle mass, then the goal is to keep it at 2 grams per kg body weight. To maintain the muscle mass that has been gained, then you need roughly about 1.6 to 1.7 grams per kg body weight. However, when somebody is planning to lose weight, particularly in weight restricted sports, it is important that the protein requirement is kept higher than 2 grams per kg body weight. Next slide please. अगर प्रोटीन जितना रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जितना रिक्वायरमेंट है, फैट भी उतनी रिक्वायरमेंट। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि रिकवरी जो होती है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से नहीं होता, बिना फैट के। फैट अगर कोई भी खिलाड़ी नहीं खा रहा है, देन उनका रिकवरी नामुमकिन है ठीक से। अगर ठीक से करनी है, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, बट साथ के साथ फैट भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आपने आमतौर पे सुना होगा रिकवरी नहीं हो रहा, कहते हैं ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 क्या है? फैट, सिंपल, राइट? सो फैट इज रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी, फैट इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर। हमारे शरीर में विटामिन की जरूरत है,
एक है फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरी है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स को फैट सॉल्युबल विटामिन्स को काम करने के लिए खास तौर पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस फैक्टर्स ना हो तो क्या करना चाहिए हमें? स्ट्रेस फैक्टर्स ना होने के लिए हो पाए, इसीलिए कोई भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स अब्जॉर्प्शन के लिए यानी कि शरीर को लगने के लिए, शरीर में काम करने के लिए फैट की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज है हमें रिकवर के लिए फैट की जरूरत है, उसके बिना रिकवरी अधूरा हो जाती है। सो कितना फैट खानी चाहिए? फैट हमें 0.8 grams per kg बॉडी वेट के हिसाब से मिलेगी। यूजुअली कहते हैं 25% ऑफ द टोटल कैलोरीज, 20 to 30 grams per kg बॉडी ऑफ द टोटल एनर्जी इंटेक जो है वो कहाँ से आनी चाहिए? फैट से आनी चाहिए। एंड इस बार आपकी क्लास को कुछ नेटवर्क इशू की वजह से स्क्रीन प्रॉपरली दिख नहीं रही है, आई डो नॉट नो, और अनफॉर्चुनेटली आप लोग प्लीज मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमारा स्लाइड मूवमेंट कोई भी रीजन से नहीं हो पा रहा है। व्हाट वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इज फैट इज इंपॉर्टेंट, विदाउट फैट रिकवरी इज नॉट पॉसिबल 100%. Why is fat required? Because it is required to absorb fat soluble vitamins in addition to this. When we talk about stress factors, what comes into our mind? Vitamin. Yes, ma'am? This screen is right. You keep it. It's okay. That's okay. So, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमें चाहिए, जैसे ए डी ई के, उसमें से अगर खास तौर पे हम देखेंगे विटामिन डी जो है वो स्ट्रेस फैक्टर्स ना होने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए। एंड ये कैसे मिलेगी हमें? भले ही हमें सन से मिले विटामिन डी, बट ये शरीर में प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब होनी है, बननी चाहिए, देन उसके लिए हमें फैट की जरूरत होती है। सो रिकवरी के लिए बाय एंड लार्ज हमें for recovery what is required is fat soluble. Next we will move on to vitamins. Vitamins में इम्यून फंक्शन में काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करते हैं, बोन मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड बी विटामिन्स जो होती है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 जितने बी विटामिन है उनमें से B1, B2, B3, B5 और B6 जो है वो सारे विटामिन्स हमें किसके लिए काम आती है? वो एनर्जी देने के लिए काम आते हैं। वैसे माइक्रो मिनरल्स दो कैटेगरीज होती हैं, एक है माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स एंड अदर वन इज ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स को सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। एंड ये सारी चीजें जो है वो हमारा नर्व फंक्शन या मसल कंट्रैक्शन के लिए चाहिए होगी। इट इज रिक्वायर्ड for any physical activity to happen, there must be a contraction of the muscle. राइट, इसके बगैर कोई मसल कंट्रैक्ट नहीं होता, नर्व फंक्शन नहीं होता, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, सेलेनियम। ये क्या है कि हमें एनर्जी देने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। इसके अलावा जो है इम्यून फंक्शन एंड एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इम्यूनिटी किसी भी खिलाड़ी के लिए ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी दबी रहती है, और एक्सरसाइज करने की वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आते हैं, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट चीजें खानी जरूरी है ताकि शरीर अंदर से ना टूटे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है फ्लूइड्स। कोई भी इंसान हो, अगर आप देखेंगे शरीर मेल में 60 to 70% फ्लूइड रहती है एंड फीमेल में 50
5 to 60% या 50 to 55% फ्लूइड रहती है ना, वो सॉरी वाटर रहता है शरीर में। यानी कि आधा हिस्सा, हमारा वजन अगर 50 केजी है तो 25 केजी से ज्यादा वजन किसका है? पानी का। हर जगह, भले ही वो बोन्स हो, ब्रेन हो, कहीं पे भी हो, पानी रहती है। अगर हम ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? जनरली पसीना निकलेगा तो शरीर से पानी निकल जाएगा। अगर हम उसको वापस नहीं करते हैं देन क्या होगा? परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होती है, यानी कि परफॉर्मेंस खराब होता है। कितना खराब होता है वो डिपेंड करेगा कि कितना हम डिहाइड्रेटेड हैं। डिहाइड्रेट यानी कि शरीर में जितना पानी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 60% अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए, उससे जितना परसेंटेज कम होता जाता है उतना परफॉर्मेंस खराब होती जाती है। एंड ये रिसर्च कहती है कि परफॉर्मेंस 42% तक गिर सकती है। यानी कि अगर आपका 100 दिन आपने ट्रेनिंग करा हो तो कम से कम अगर आप सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, यानी कि 10% डिहाइड्रेटेड है मान के चलते हैं, देन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 42% से नीचे गिर सकती है। 30% से ऊपर आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल, आपको पानी जो है वो हमेशा पीना चाहिए। हमेशा मतलब ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के दौरान एंड ट्रेनिंग के बाद। एंड आपके स्लाइड पे एग्जांपल्स हैं कि क्या क्या आप पी सकते हैं। कोल्ड वाटर ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के दौरान आप प्लेन वाटर पी सकते हैं, डाइल्यूटेड फ्रूट जूस पी सकते हैं, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पी सकते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स ड्रिंक पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ये सारी चीजें पी सकते हैं। ट्रेनिंग के तुरंत बाद भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स पी सकते हैं, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट जैसे नींबू पानी, फ्रूट जूसेस, प्लेन वाटर, ये सारी चीजें पी सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि कभी आपको रुकना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग के दौरान पीना एंड ट्रेनिंग के तुरंत बाद पीना, ताकि आपका पानी जितना शरीर में पसीने के माध्यम से चला गया है वो पूरा वापस आए। So what we are trying to understand is hydration is really important. If hydration is not there in the body is dehydrated, the performance will drastically be reduced. Therefore, what is important is you have to keep drinking throughout the day, and particularly during training and immediately after training. Examples are on your screen. Next slide, please. नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, सो फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग में एंड कंपटीशन में। तो हमें ये याद रखना चाहिए। मैं एक लास्ट वर्ड बताना चाह रही हूँ क्योंकि आपका टाइम भी खत्म होने को आ रहा है, क्वेश्चंस भी मुझे आंसर करनी है। रिमेम्बर RRR मूवी की जिक्र नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। RRR आपको याद रखने के लिए मैं कह रही हूँ, RRR यानी कि रिफ्यूअल, रिहाइड्रेट एंड रिबिल्ड। रिफ्यूअल, रिहाइड्रेट, रिबिल्ड, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान एनर्जी खर्च होती है एंड फ्यूअल सोर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट खर्च हो जाती है, तो हमें फ्यूअल वापस डालनी है, दैट इज रिफ्यूअल। दूसरी चीज है, हम पसीना आता है तो पसीना निकल जाता है तो हमें वापस रिहाइड्रेट करनी है। नेक्स्ट आर, थर्ड आर इज रीबिल्ड, यानी कि शरीर टूटती है तो हमें प्रोटीन वापस डाल के उसको रीबिल्ड करनी होती है। तो 3 आवर्स, रिमेम्बर 3 आवर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। द RRR is refuel, rehydrate and rebuild. Refuel means when you are training, the body will lose fuel source, so fueling must be done. The fuel source is carbohydrate. When you train, body loses water and electrolytes, so you have to rehydrate. When you train, the muscle is broken down, so you have to rebuild the body. So RRR, refuel, rehydrate and
So these three things are important for training. So for recovery, if you remember, you need, if you are having a training session with high lactic acid, try consuming beetroot juice or leafy vegetable juices before training. If it is a high endurance activity, it is important that you eat during training. Examples are breads and jams, fresh fruit or fruit juices, shikanji, nimbu pani, kishmish, anjeer, dry fruits, not nuts, dry fruits, तिल या मूंगफली, गुड़, चिक्की, ये सारी चीजें हैं जो ट्रेनिंग सेशंस के दौरान रिकवरी के लिए चाहिए. एंड अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रिकवरी जरूरी है, उसके लिए आप चॉकलेट मिल्क शेक, सलस की सारी चीजें ले सकते हो. सो आई थिंक विद दिस आई विल रिक्वेस्ट समबडी टू क्लोज द स्लाइड एंड आई विल पिक अप क्वेश्चंस. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आई विल पिक अप. थैंक यू मैम. सॉरी आप लोगों का आज दिक्कत हुई है, एक्सट्रीमली सॉरी. पता नहीं नीचे से मैं क्वेश्चंस उठाती हूँ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस है. सबको पीपीटी पढ़िए. ओके मैम, व्हाई एग इज व्हाई नॉट एग इज फर्स्ट प्लेस एज वी गेट एग रेगुलरली, राइट. देखिए, हमें एग लिस्ट इसलिए है कि परसेंटेज कम है. जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो आपको 35 ग्राम प्रोटीन मिलती है. 100 ग्राम अगर आप सोयाबीन खाते हैं तो आपको एक टाइम के लिए 100 ग्राम में 35 ग्राम प्रोटीन मिलती है. लेकिन आप 100 ग्राम एग खाते हैं, यानी कि 2 अंडे के बराबर खाते हैं, तो आपको मिलेगी सिर्फ 13 ग्राम प्रोटीन. इसीलिए वो लास्ट में है. तो 35 ग्राम प्रोटीन और 13 ग्राम प्रोटीन में डिफरेंस है ना, इसीलिए वो जितना आपको मिलती है और वो कितना आपको बॉडी यूज कर पाती है वो अलग बात, राइट. सोया यूज कम करती है प्रोटीन, इसीलिए आपको ज्यादा सोया खाने की जरूरत होती है. बाकी जितना, जैसे आप दूध हो, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन कोई भी हो, यानी कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन, एनिमल बेस्ड प्रोटीन यानी कि दूध, दही या पनीर, चिकन, मटन, फिश, जो भी है वो एनिमल से जो आती है, वो सारे जो प्रोटीन होती है वो रेडिली अब्सॉर्बेबल, मतलब इजीली अब्सॉर्बेबल, इजीली डाइजेस्टेबल एंड अब्सॉर्बेबल, पूरी की पूरी मिल जाती है. उसमें अमीनो एसिड्स की मात्रा जो है वो ज्यादा रहता है. तो इसीलिए नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस भले ही वो लास्ट में दिखे, वो जितना खाएं वो पूरी की पूरी अच्छी क्वालिटी होती है. मैम, सुना है सोया हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है. दिक्कत नहीं है मैम. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वी नीड टू टेक, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. डिपेंड करेगा कि क्या आपका गोल क्या है. अगर मसल मेंटेन करनी है तो 1.6 ग्राम से 1.8 ग्राम्स, मसल बिल्ड करनी है तो 2 ग्राम्स, वेट रिस्ट्रिक्शन करनी है तो 2 से ज्यादा, एंड एंड्योरेंस के लिए बिटवीन 1.4 to 1.6. वर्कआउट से पहले क्या करना चाहिए? 30 मिनट्स ट्रेनिंग से आपको कार्बोहाइड्रेट लेनी जरूरी है. कार्बोहाइड्रेट यानी कि एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. ब्रेड्स हो गए हैं, ब्रेड जैम हो गया, ब्रेड पीनट हो गया, या बिस्किट्स हो गए, चाय हो गया, ये सारे हैं आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस. जो ये कुछ भी आप खा सकते हो. ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं, आप ले सकते हैं, बट इमीडिएट आधा घंटा पहले. फ्रूट्स ले सकते हैं. मैम, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इंग्लिश? व्हिच वन यू वांट मी टू एक्सप्लेन इंग्लिश? आई नो बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आई हैड मोस्टली स्पोकन इन इंग्लिश. Ma'am, can you explain one more time carbs required per hour for cycling and climbing sports? Is it 90 gram per hour? See, if a person, for example, is cycling for continuously 3 hours, there is no stop, no gap.
If the person is continuously cycling for 3 hours without a gap, without a break, without a stop, then for every hour he must consume 90 grams of carbohydrate. वो training time के लिए, that is for training time. Only I'm talking about the during training means when they are on the field doing the exercise. During training means it is that. Okay. बाकी सबको वाला मैसेजेस. Excess carbohydrate during competition phase is good or bad for a sprinter or jumper? Excess carbohydrate should not be consumed by sprinter or jumper because this will not help. Remember, carbohydrate has a tendency to gain weight. Particularly for jumpers, the weight must not be more. अगर कोई भी जंपर है तो उनकी वजन ना ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ज्यादा हो वेट, कोई भी स्पोर्ट हो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है, जैसे जंप्स फॉर एग्जांपल, उसमें वेट ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड्योरेंस एक्टिविटी अधिकतर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खेलते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे स्पोर्ट्स में वेट कम होनी चाहिए. देयरफॉर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स? ओके, basic difference between simple carb and two things you remember. First thing is simple carb means which gives energy very fast. जितना fast energy देती है उतना simple carbohydrate. How long it takes to give you energy, that is complex carbohydrate. I will put it in English and Hindi, दोनों भाषा में समझाती हूँ. Simple carbohydrate, the simplest carbohydrate is one which gives the energy fastest. यानी कि if you eat glucose, 1 spoon of glucose, you get energy instantly because glucose itself is the simplest form of carbohydrate. But if you eat, for example, broccoli, broccoli has a lot of fiber. It will give you slow energy. Or I will give you even more example. If you eat brown rice with lot of husk, brown rice, and pound brown rice, and if you eat polished brown rice, two examples I'm giving you. If you eat polished white rice and hand pound brown rice, the energy that is released by white rice is faster than the energy released by hand pound brown rice. यानी कुटा हुआ चावल खान, ये भी चावल है ये भी चावल, दोनों सेम कैलोरीज देते हैं, बट कितनी वक्त में आपको एनर्जी देगी, कैलोरीज देगी, ये डिफाइन करेगी कि वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है. अगर आपने गुड़ और ग्लूकोज लिया एग्जाम्पल. यस मैम. Sorry, ma'am. Okay. 1 minute kept in. Okay. 1 minute बाद ये खत्म हो जाएगा. हाँ, ठीक है. अपने आप I will leave the class. Thank you, ma. Thank you. Sorry, ma'am. Thank you. But that's okay. That's okay.